हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कुछ वर्ड से ही पता चला है। केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल का रिएक्शन होना, कुछ केमिकल का रिएक्शन होना, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इससे हम अगर डिफाइन करना है तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी। मतलब यहाँ पे देखिए सब्सटेंस, अभी तक आप सब्सटेंस का मतलब नहीं समझते। यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, आइदर आपका एलिमेंट होगा और कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, और जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है ये भी क्या होगा, या तो एलिमेंट या तो कंपाउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ मतलब एलिमेंट कंपाउंड वगैरह क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस मतलब उस नया कंपाउंड या एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे कुछ हमको दिखाई पड़ता है कि जो फॉर्म हुआ है वो जो मतलब एलिमेंट कंपाउंड कंबाइन होता है उससे टोटली डिफरेंट क्या होता है, टोटली डिफरेंट हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल से, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है उससे हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे आपका हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन वाटर मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर क्या बना रहा है, H2O क्या बना रहा है, H2O। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट किया और क्या बनाया, वाटर क्या बनाया, वाटर। हम इसी एग्जाम्पल से इसको क्लियर करें। देखिए तो हम पहले क्या बोले थे, कोई दो या तीन सब्सटेंस, यहाँ पे देखिए दो ही सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस यहाँ पे क्या है, एलिमेंट है। क्या ये भी एक एलिमेंट और ये भी एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन दो एलिमेंट मतलब क्या कंबाइन किया, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया, H2O, ये कंपाउंड सब्सटेंस बने, यहाँ पे कंपाउंड बना। ठीक है, विथ न्यू प्रॉपर्टी। अब इस टर्म को समझिए, विथ न्यू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन क्या है, ज्वलनशील गैस है। ये क्या करता है, कंबशन में मदद करता है। और जो यहाँ पे बना है आपका क्या बना है, वाटर क्या बना है। और ये समझिए मतलब ये एक टाइप का ज्वलनशील है और ये आग मतलब कहीं पे अगर आग लग रहा है तो इनके प्रेजेंस में ही लग रहा है। और जो यहाँ पे बन रहा है वो क्या करता है, आग को बुझाने में मदद करता है। ठीक है, तो देखिए कितना डिफरेंट, ये आग लगाता है और ये बेचारा आग बुझाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी देखिए कितना है, विथ न्यू प्रॉपर्टी। यहाँ पे कुछ नया प्रॉपर्टी बना है। ठीक है, तो इससे आप आराम से केमिकल रिएक्शन होता है कि आप समझ जाइए, इसी से आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। ठीक है, अब इसमें आप देखिए CBSE का बात कीजिएगा तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को पॉइंट में आंसर लिखना पड़ता है। किसमें, पॉइंट में। तो पॉइंट में लिखने के बहुत बच्चे नहीं लिख पाते हैं। अब कहीं पे पूछा है एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन, डिस्क्राइब द केमिकल रिएक्शन, तो आपको बहुत पॉइंट में लिखना होगा। तो देखिए पॉइंट बनने का तरीका होता है, देखिए यहीं पर आप सोचिए क्या क्या पॉइंट बन सकता है, खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, आप थिंक कीजिए। देखिए यहाँ पे पहला तो कुछ केमिकल चेंज हुआ है, कुछ तो केमिकल एलिमेंट बेचारा कंपाउंड बन गया, कुछ केमिकल चेंज हुआ। पहला पॉइंट आप लिख देते, इट इन्वॉल्व सम केमिकल चेंज। दूसरा क्या लिखे, देखिए यहाँ पे जो बना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ एटम में रीअरेंजमेंट, मतलब इसका एटम क्या कुछ अपने आप में रीअरेंजमेंट किया होगा। मतलब रिएक्टिंग जिसको देखिए इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो मतलब केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो रिएक्टेंट है उसका, रिएक्टेंट में क्या होता है, इसमें कुछ अरेंजमेंट होता है, मतलब एटम्स का कुछ अरेंजमेंट होता है और क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं जो कंपाउंड रीअरेंजमेंट से बना है वो मतलब न्यू प्रोडक्ट बना है, वो क्या टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। 2 पॉइंट हो जाए आपका। दूसरा देखिए हम दूसरा यहाँ से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में बॉन्ड है, हाइड्रोजन और सल्फेट में बॉन्ड है। एक मतलब यहाँ पे क्या ओल्ड बॉन्ड कहेंगे, यहाँ पे हम ओल्ड बॉन्ड कहेंगे, जो कहाँ पे एग्जिस्ट है, रिएक्टेंट में। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में जो एग्जिस्ट है, ये क्या कर रहा है, हम देखें प्रोडक्ट साइड में तो ये जिंक, सल्फेट और जिंक का नया बॉन्ड बना। नया मतलब क्या होता है, रिएक्शन में जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और नया केमिकल बॉन्ड बनाता है, नया केमिकल बॉन्ड बनाता है। और उसका भी प्रॉपर्टी क्या होता है, इससे टोटली डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ से आप 2-3 पॉइंट तो आराम से लिख सकते हैं, कुछ और भी अपने चाहिए तो अपने मन से आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 पॉइंट और भी लिख सकते हैं आराम से, आप डिस्क्राइब करें 5 to 5 मार्क्स, 5 out of 5 आ सकता है। ठीक है, अब देखिए हम एक एक्टिविटी का बात करते हैं जो आपका मैग्नीशियम बुक में एक्टिविटी में दिया हुआ है आपका NCERT टेक्स्ट में। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम रिएक्शन के बारे में पहले हम मैग्नीशियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैग्नीशियम होता क्या है, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, वो भी एक मेटल है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि ये मतलब क्या एक मतलब ये लेबोरेटरी में जो ये मैग्नीशियम होता है, यहाँ जो लेबोरेटरी बेस्ड एक्सपेरिमेंट का बात यहाँ पे एक्टिविटी है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में होता है, नहीं तो वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बात जान लीजिए। दूसरा क्या है कि जो इसका कलर होता है, हमका कलर भी यहाँ पे नीचे में डिनोट किया जाता है, इसका कलर कैसा होता है, तो सिल्वरी वाइट। कैसा होता है, सिल्वरी वाइट। दूसरा देखिए
अब हम बात करते हैं कि जब हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हमारा एयर में ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एयर में ही क्या वाटर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम मैग्नीशियम को जब बर्न करेंगे तो क्या फॉर्मेशन करेगा, MgO, और जब ये बर्न होता है तो वेरी ब्राइट लाइट, मतलब इसको हम डैजलिंग वाइट फ्लेम कहते हैं, ठीक है। डैजलिंग वाइट फ्लेम कहने का मतलब ये है कि बहुत ब्राइट लाइट होता है, वाइट लाइट होता है, और जो वाइट लाइट होता है हमको वाइट फ्लेम दिखाई देता है, वही वाइट फ्लेम जाके वाइट पाउडर किसमें बन जाता है, वाइट पाउडर होकर नीचे, मतलब उसके लिए हम कुछ कॉनिकल डिस्क उसके नीचे वहाँ पे क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसी वही वाइट पाउडर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसका हम एक्सपेरिमेंट का बात करिए, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, तो देखिए इसका एक्सपेरिमेंट हम क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे, उसको टोंग होता है उसको पकड़ लेंगे, और क्या करेंगे नीचे बर्नर पे ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, धीमे धीमे बर्न होगा, और क्या होगा नीचे में कुछ मतलब एक कोई कोनिकल चाहे उसको हम चाइना डिस्क कहते हैं, उसको नीचे में रख लेंगे, और उसमें क्या कलेक्ट क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से हम इसका ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसमें एब्जॉर्ब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम था वो किस में चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो यहाँ पे हमको वहाँ पे लेबोरेटरी में चेंजिंग दिखाई देगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि एक और बात है, जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको थोड़ा सा इसमें मतलब अपने आप को प्रोटेक्शन देना होगा कि जो इसका फ्लेम होता है वाइट फ्लेम, वो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट होता है, मतलब वो हमारे आई के लिए हार्मफुल भी है, ठीक है। अब ये देखिए हम एक क्वेश्चन का बात करते हैं जो हमारे बुक में भी है, NCERT टेक्स्ट में भी है, वो मतलब मैग्नीशियम जो है उसको हम रिबन को मतलब बर्न करने से पहले क्लीन करते हैं, ठीक है। इसका बहुत बच्चे को आंसर अभी भी सही से नहीं पता होगा मेरे ख्याल से, आप भी देखिए आपको पता है, अपना पता कीजिए, ठीक है। आपको ये पता होगा तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, तो हम जब देखते हैं आंसर तो NCERT सॉल्यूशन में दे रखा है कि हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेयर को हटाते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेयर क्यों हटाएंगे, रियलिटी में मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर नहीं होता है, ये बात जान लीजिए आप। ये किसका लेयर होता है, तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का, किसका लेयर होता है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट का। और इस मैग्नीशियम को, इस बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट भी कैसा होता है, तो किसी 2 कंपाउंड का मिक्सचर होता है, एक होता है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये कहाँ से आएगा, ये सब कहाँ से आप बोल रहे हैं, देखिए हम इतना तो देखिए देखिए उसका आंसर ये गलत नहीं है, आंसर ये सही है। वही मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए हम एयर का बात करते हो तो रिबन एयर में है, एयर में क्या होता है, एक आपका तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा, दूसरा आपका क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा, मतलब ह्यूमिडिटी मॉइस्चर, तो वहाँ से हमको वाटर भी मिल जाएगा। तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड था वो किससे रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट। फिर देखिए यही मैग्नीशियम ऑक्साइड जब फिर वाटर से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 चीज़ का वो फॉर्मेशन करेगा, और यही दोनों के मिक्सर को हम क्या बोलते हैं, बेसिक कार्बोनेट, समझ में आया। तो हम रिमूव किसको करते हैं, यही प्रोटेक्टिव लेयर कहाँ होता है, मैग्नीशियम के ऊपर, इसी को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। इसी को रिमूव करते हैं, किससे रिमूव करते हैं, तो सैंड पेपर से हम रिमूव करते हैं, ठीक है। ये जान लीजिए आंसर है, ये आंसर देखिए, एक आप खुद सोचिए एग्जामिनर के पास कितना 15,000 कॉपी होता है। अब सोचिए आप में कुछ अगर यूनिक ना हो तो क्या आपका भी तो सेम चेक करेगा, सब देगा, सब वही चीज़ लेगा, तो आप में कुछ यूनिक होना चाहिए ना, मतलब टॉपर कैसे बनता है, उसमें कुछ यूनिक होता है। जैसे यहाँ पे ये यूनिक है, जो आपको किसको पता, आप कमेंट कीजिएगा, हमको ये पता था, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दीजिए, देखते हैं हम भी देखिए किसको पता था, ठीक है। ये बात है। अब देखिए थोड़ा सा और बात बताते हैं कि जैसे ये सब जो रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि बस लेबोरेटरी वगैरह में किया जाता है, हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारा रिएक्शन होता है। जैसे अभी आप क्लास पढ़ लिए होंगे, तो रिवीजन क्लास अभी सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा, मतलब लाइफ प्रोसेस पढ़ा होगा, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, वहाँ पे आप डाइजेशन पढ़े होंगे। वहाँ पे देखिए क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है, डाइजेशन में बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। चलिए वो बात छोड़िए, एक और सिंपल, रेस्पिरेशन, वहाँ पे देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक होता है, तो वहाँ पे क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। आप सिंपल घर में रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, इसको बचाने के लिए हम पेंट वगैरह करते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या एक टाइप का वो केमिकल रिएक्शन है। और दूसरा क्या, बर्निंग ऑफ फ्यूल, जो हम बर्निंग ऑफ फ्यूल करते हैं वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ वैक्स वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो ये सब क्या हमारा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब मीनिंग, पहले डिफिनेशन एक तौर से समझिए कि वैसा मतलब कोई हमको इजी ऑब्जर्वेबल फीचर हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन का कोई ऐसा इजी मतलब जो हमको मतलब देखने से पता चल रहा है वहाँ पे कुछ चेंजिंग, क्या कुछ चेंजिंग आ रहा है। जैसे आप समझिए कोई गैस है, ठीक है, ऐसे गैस है, गैस हमको दिखा अचानक से रिएक्ट किया और वाटर बना लिया, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक और वाटर हमको दिखाई देगा लिक्विड में आया,
वो गैस अचानक से लिक्विड बना, तो हमको इजीली देख सकते हैं। जैसे मानिए हम वैक्स को यहाँ पे एग्जांपल बहुत सारा बताएंगे, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ प्लस छोड़िए, पर इसका मीनिंग समझिए इजीली। और मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें कोई भी मतलब उसका जो फीचर है, गुण है, इजीली हमको दिखाई दे उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वैसा कौन कौन सा इजी क्या है फीचर्स है वो देखिए। कहीं पे इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, मतलब गैस जो इवॉल्व हो रहा है हमको दिखाई दे देता है, उसको हम बोल सकते हैं। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, ठीक है, ये आपका एक इजी ऑब्जर्वेबल मतलब कैरेक्टरिस्टिक होगा केमिकल रिएक्शन। दूसरा है चेंज इन कलर, एक आपका चौथा है चेंज इन टेम्परेचर, एक आपका चेंज इन स्टेट, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब गैस का उत्पन्न होना, ठीक है, कोई रिएक्शन में गैस का उत्पन्न होना। जैसे यहाँ पे हम देखिए, ये रिएक्शन का हम पीछे ही बात कर चुके हैं। जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, तो जिंक जब H2SO4 से रिएक्ट करता है तो ZnSO4 तो देता है, एक तो ये कंपाउंड दिया, और दूसरा देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हुआ रिलीज हुआ। एक आपके एक्टिविटी में भी है, ठीक है, ध्यान दीजिए, आपके एक्टिविटी में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है, तो मतलब जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमको क्या मिलता है, एक इवोल्यूशन ऑफ गैस मिलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपका एक मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, दिस रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसमें हम, जैसे इसका हम कैसे रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, मतलब रिएक्शन अगर हमको इसका करवाना है तो एक्टिविटी दिया हुआ एक्टिविटी कैसे करवाएंगे। एक हम कॉनिकल फ्लेक्स लेंगे। कॉनिकल फ्लेक्स में हम क्या करेंगे कि उसमें हम जिंक ग्रैन्यूल, जैसे कि जिंक है, जैसे पता है ना कि हमारा मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में होता है, उसी प्रकार जिंक किसमें होता है, ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में, तो एक आपका स्पेयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम एक कॉनिकल फ्लेक्स लेंगे, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल देंगे। उसके बाद क्या करें, उसमें हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे। तो हमको पता क्या चलेगा कि हमको पता चलेगा यहाँ से गैस रिलीज क्या, और हाइड्रोजन गैस क्या हमको अपने आप दिखाई देगा कि जिंक ग्रैन्यूल के पास से हाइड्रोजन गैस का मतलब रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मतलब इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो पहला आपका ये कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे आप मानिए सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन क्या होता है, तो वो भी आपका ये एवोल्यूशन ऑफ गैस का है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक और बात होता है, चलिए हम आगे आएंगे तो बता देंगे क्या होता है। पहले यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। ये प्रिसिपिटेट क्या है, ये टर्म हम तो सुने वहाँ पे प्रिसिपिटेट जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम प्रिसिपिटेट बोलते हैं, जो मतलब ये तो स्नो के फॉर्म में होता है, रेनफॉल के फॉर्म में आता है, ठीक है। यहाँ पे प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि कोई रिएक्शन में क्या होता है कि अचानक समझते थे कोई सब्सटेंस इनसॉल्युबल हो जाता है, मतलब जो सॉल्युबल मतलब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होना, जो सॉल्युबल ना हो। कोई रिएक्शन में अगर रिएक्ट करा रहे हैं तो बदले एक ऐसा सब्सटेंस आया जो मतलब पानी में घुलनशील ना हो, तो उसी को हम बोलते हैं प्रिसिपिटेट, मतलब वो जो सोल्यूशन से अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सेम उसी प्रकार हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये है पोटेशियम, ये भी आपका एग्जाम्पल में मतलब एक्टिविटी में दिया हुआ, ठीक है। देखिए सब हम जो भी एक्टिविटी में उसको हम अच्छा से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि आपको दिक्कत एग्जाम में ना हो, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड क्या बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड, और ये आपका लीड नाइट्रेट। तो जब पोटेशियम आयोडाइड लीड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है, ये सब देखिए ये टू मतलब इसका बैलेंसिंग होता है, इस सबको फार्मूला बनाना आना चाहिए, ठीक है। हो सके तो हम बाद में बना देंगे, बैलेंसिंग का फार्मूला का वीडियो भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्ट करता है किसी से, मतलब पोटेशियम आयोडाइड जब लीड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, पोटेशियम आयोडाइड, और नहीं मतलब लीड आयोडाइड, और क्या बनाता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। तो यहाँ पे जो आपका लीड आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ है, ये क्या होता है हमारा, जैसे यहाँ पे जो लीड आयोडाइड बना है ये आपका इनसॉल्युबल होता है, ये मतलब सेपरेट हो जाता है, सोल्यूशन से सेपरेट हो जाता है, और येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है, मतलब सेपरेट हो जाता है। ये आपका आयोडाइड है, क्या ये सोल्यूबल नहीं है। तो आपका एक ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक और आपका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसे कि एक पहले देखिए यहाँ पे इसमें एक और चेंजिंग होता है, इसमें एक आपका होता है चेंज इन कलर। ये चेंज इन कलर, इसमें कलर का भी चेंजिंग होता है कि जो आपका पोटेशियम आयोडाइड, जो आपका ये दोनों वाइट कलर का होता है, जब ये रिएक्शन होता है तो पहले कलरलेस होता है और धीमे धीमे क्या होता है, येलो में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे चेंजिंग कलर भी होता है कि ये कलरलेस से किस में बन जाता है, येलो, किस कलर में आ जाता है, येलो में आ जाता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मानिए आपका बैरियम,
बैरियम क्लोराइड जब फिर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट, ठीक, बैरियम क्लोराइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो बैरियम सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो व्हाइट कलर का क्या होता है, हमको मतलब पीपीटी प्रिसिपिटेट मिलता है, ठीक है, व्हाइट पीपीटी बोलते हैं उसको, व्हाइट प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो वहाँ पे भी हमको व्हाइट प्रिसिपिटेट मिलता है जो फिर मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, ये भी आपका शायद हो सके तो दिया होगा बुक में, मतलब एक्टिविटी में हो सकता है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट, ये मैंगनीज है, ठीक है। तो पोटेशियम पर मैग्नेट जब, ये साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। देखिए यहाँ लेमन जूस है, ठीक है, लेमन जूस को हम साइड उसी को मतलब उसका जूस को हम क्या बोलते हैं, एसिड होता है, तो साइट्रिक एसिड है, ठीक है। तो जब आपका जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो जब साइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है तो उसमें क्या हमको पता चलता है कि हमको कलर का चेंजिंग, मतलब चेंज इन कलर का हम बात कर रहे हैं, तो हमको देखते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कैसे इसको ट्रिक से आप याद रखिए, कैसे ट्रिक से याद रखिए, देखिए पी मतलब पर्पल, क्या हो जाएगा पर्पल। और देखिए सी साइट्रिक, सी से कलरलेस, तो इसमें क्या होता है पर्पल से किस में कलर चेंज हो जाता है, कलरलेस में किस चेंज हो जाता है। तो आपको चेंज इन कलर का बोला तो एक ट्रिक से याद रखिए, पीपी मतलब पर्पल और उसमें क्या मिला है, साइट्रिक एसिड मिला है, सी से किसमें कलरलेस में बदल जाएगा, कलरलेस में, तो वो पर्पल से कलरलेस में बदल जाता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या, चेंज इन टेम्परेचर। देखिए ये आपको अब नोट्स वगैरह मिल जाएगा, इसको हम क्विक लाइन बोलते हैं, ठीक है, क्विक लाइन बोलते हैं। अब नोट्स देखिए, नोट्स पीडीएफ मिल जाएगा, उसमें टोटली चीज़ होता है हम अच्छा से डिस्क्राइब किया हुआ, ठीक है, वहाँ पे आप अच्छा से मिल जाएगा आपको सारा चीज़ का। इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, यहाँ देखिए चेंज इन टेम्परेचर बोला जा रहा है। एक देखिए टेम्परेचर क्या हो सकता है, कभी कभी इंक्रीज हो सकता है, कभी कभी डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है, दो हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए इसी मतलब ये एग्जाम्पल में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जैसे देखिए कैल्शियम जब ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है, इस हाइड्रोक्साइड को हम सिलिकेट लाइम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ पे हमको क्या दिखाई देगा, कोई कॉनिकल फ्लैक्स, थोड़ा इसका एक्टिविटी भी आपको होगा कि आप कोई कॉनिकल फ्लैक्स लीजिए, उसमें थोड़ा सा क्विक लाइम ले लीजिए, उसमें वाटर को मिक्स कीजिए, तो हम देखेंगे जो कॉनिकल फ्लैक्स था मतलब बीकर कहिए, उसका जो टेम्परेचर है राइज क्या करा, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे वो क्या दिखाई दिया, उसका चेंज इन टेम्परेचर, मतलब उसके टेम्परेचर में कुछ चेंजिंग आ गया, चेंजिंग। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका यही एग्जाम्पल था, इसमें भी देखिए क्या होता है, हम बताए थे थोड़ा देर पहले, बताएंगे यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब जिंक को हम रिएक्ट कराते हैं, माने कोई कॉनिकल फ्लैक्स में बोले थे, कॉनिकल फ्लैक्स, उसको टच कीजिएगा आप तो वहाँ पे आपको हीट राइज कैसा दिखेगा, हीट मतलब हीट एनर्जी वहाँ पे भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मतलब एक तरह से हीट राइज होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपका हीट राइजेस का एग्जाम्पल है। कभी कल बताया कि टेम्परेचर डिक्रीज भी हो जाता है, जैसे अब बैरियम क्लोराइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम एक एग्जांपल बता रहा है, बैरियम हाइड्रोक्साइड जब एमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एक तो बैरियम क्लोराइड बनाएगा, एक आपका एमोनिया बनाएगा, एक आपका वाटर बनाएगा, ये तीन चीज़ बनाएगा। और इसमें देखिए कॉनिकल फ्लैक्स जब कहीं पर आप रिएक्शन किस में लेकर मतलब कोई कॉनिकल फ्लैक्स में कर, उसका देखिए टेम्परेचर डिक्रीज, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो ये बात था, ये आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। जो भी है आज नोट्स एकदम बहुत अच्छा बना, वहाँ पे सारा चीज़ आपको अच्छा से बता दिया गया, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल से मेरा काम है समझा देना, नोट्स में सारा चीज़ डिटेल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चेंज इन स्टेट, अब उसका स्टेट चेंज होना, स्टेट मतलब समझिए सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। अब बोझ-आइंस्टाइन और प्लाज्मा का बात नहीं किया जाएगा यहाँ पे, नॉर्मली आप सॉलिड लिक्विड और गैस का बात किया, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे बोले बर्निंग ऑफ कैंडल। कभी आप देखिए घर में मोमबत्ती वगैरह जलाते होंगे, कभी देखिए आप मोमबत्ती को आप जलाइएगा तो पहले हम 3 स्टेट बता देते हैं, इसमें 3 स्टेट होता है। मतलब एक टाइप का जो होगा सॉलिड स्टेट में होता है, जो कैंडल होता है वैक्स, वो सॉलिड स्टेट में होता है। जब उसको हम बर्न करते हैं तो क्या होता है, वो फ्लूइड स्टेट में दिखाई देता है आपको, मतलब वैक्स का फ्लूइड स्टेट, मतलब वो लिक्विड स्टेट में दिखाई देता है, ठीक है। तो उसी का लिक्विड स्टेट होता है, ठीक है। एट अ रूम टेम्परेचर में ही वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे फिर से वो देखिए फिर से वो मतलब सॉलिड बन जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक आपको दिखाएगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इसमें 3 चीज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, कैसे स्टेट में, जो बेचारा कैंडल सॉलिड में था कि इसमें लिक्विड में बदला और गैस में बदला, समझ में आया। तो ये आपका चेंजिंग हो गया, ये पास्ट टर्म हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब अगला हम टॉपिक बात करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। चलिए केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग केमिकल इक्वेशन का बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट मतलब फार्मूला बताते, शॉर्ट इसका डेफिनेशन है, देखिए क्या है, रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला एंड सिंबल। मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है और मानिए लेंदी उसका हम बता रहे थे, जैसे जिंक सल्फेट, जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक
सल्फेट एंड हाइड्रोजन। कितना लंबा हो गया। इसको हम अगर छोटे मतलब एक अगर ऐसे बोलने में तो लगा कहीं पे रिप्रेजेंट कर इतना बड़ा, देखिए इसको लेके जिंक क्या बहुत लेंथ है क्या, इसको हम इजी वे में लिखने के लिए क्या करते हैं, कुछ मतलब फार्मूला और सिंबल का यूज़ करके उसको या छोटा क्या करते हैं, मतलब इनको पढ़ने में ईजी हो, कहीं पे लिखने में कंफर्टेबल क्या हो, उसी को मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका एक मेथड है, क्या एक टाइप का मेथड है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए हम अभी इसका स्टेप क्या है, स्टेप हम पहले समझते हैं क्या होता है केमिकल इक्वेशन कैसे बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप सिंपल वर्ड फॉर्म में लिखिए। कहता है वर्ड इक्वेशन क्या है, वर्ड इक्वेशन भी एक टर्म आता है, तो आप सिंपल लिखिए व्हेन द केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड मतलब वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन, मतलब हम वर्ड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वर्ड इक्वेशन हो गया। उसी प्रकार जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपका वर्ड इक्वेशन हो गया। उसी को हम फिर क्या कि सेकेंड में क्या करेंगे, जो अकॉर्डिंग जो एलिमेंट या एटम दिया हुआ जो भी कंपाउंड है उसके अनुसार उसका जो फॉर्मूला है उसमें सेट किए। जैसे Zn का हम जिंक का Zn डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर इसका होता है ZnSO4 और इसका होता है H2। तो ये क्या हुआ, छोटा सा बन गया और शॉर्ट क्या बन गया, शॉर्ट। तो वही हुआ जो हमारा रिएक्शन वर्ड फॉर्म में था, उसको हम रिप्रेजेंट किए फार्मूला या सिंबल का यूज करके, उसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसमें आप गौर कीजिए, एक बात छोटा बात है कि इसमें तरीका यह है कि जो रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट साइड जो एलिमेंट यहाँ पे को ना जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसके बीच में हम क्या करते हैं, प्लस का साइन क्या देते हैं। जो भी इधर एलिमेंट या कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है उसके बीच में क्या होता है, प्लस का साइन, क्या होता है, प्लस का साइन। उसी बार सेम प्रोडक्ट में भी जो फॉर्म हो रहा है उसके दो एलिमेंट या कंपाउंड जो भी फॉर्म हो रहा है उसके बीच में हम प्लस का साइन देते हैं। ठीक है, ये बात है। दूसरा देखिए क्या है यहाँ पे कि हाँ एक एरो भी बीच में देते हैं, जस्ट मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीचों बीच क्या होता है, एरो, जो किसको पॉइंट करता है, तो प्रोडक्ट को जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है उसको वो दर्शाता है। जैसे यहाँ पे देखिए नया सब्सटेंस ये फॉर्म हो रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, इधर किस तरफ, टुवर्ड्स द न्यू प्रोडक्ट, जहाँ नया प्रोडक्ट बना उसके तरफ क्या करे, पॉइंट क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका चार्ट, ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। फर्स्ट वर्ड इक्वेशन में आप रिप्रेजेंट कीजिए, उसके बाद चेंज कीजिए उसको फार्मूला में, उसके बाद क्या कीजिए आप इन दोनों के बीच में मतलब रिएक्टेंट के बीच में जो भी एलिमेंट उनके बीच में प्लस का साइन दीजिए। उसके बाद जो आपका जिंक सल्फेट और इसके बीच में भी प्लस का साइन दीजिए, मतलब प्रोडक्ट में जो आया ये एलिमेंट या कंपाउंड जो भी बना उनके बीच में प्लस का साइन दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया दूसरा, आप एरो मतलब बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एकदम बिटवीन में क्या एक एरो का साइन दीजिए जिसको पॉइंट करे, तो न्यू प्रोडक्ट को मतलब नया जो सब्सटेंस फॉर्म है उसको पॉइंट करे। ठीक है, अब देखिए केमिकल इक्वेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखिए छोटा बड़ा एक बात आपको हम बता देते हैं, देखिए जो हम प्रिसिपिटेट का बात किए थे उसमें क्या होता है, प्रिसिपिटेट कब फॉर्म होगा इसको पता, देखिए आप लोग पता है इक्वेशन में कब प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। तो एक सिंपल बात है, जब दो एक्वा सोल्यूशन मिक्स होगा तो एक प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, या कोई एक्वा सोल्यूशन उसके ऊपर से कोई गैस पास होगा, गैस पास होता है तब वहाँ पे जाके एक प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सब थोड़ा बेसिक पॉइंट है, आपको नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा कुछ बातें। ठीक है, ये बात। एक और बात है जैसे आपका वाटर का हम बात करते हैं, तो वाटर कभी तो लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी कभी गैसियस फॉर्म में होता है, ये 2 फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका तरीका भी है कि जब आपका जिस चीज़ से आप मतलब रिएक्शन हो रहा है, अगर दोनों गैस में है तो उसका प्रोडक्ट भी जो वाटर रहेगा वही किस में, गैस में, किसमें होगा, गैस में। देखिए कोई एक्वा सोल्यूशन है, चाहे कोई सॉलिड, मतलब एक्वा सोल्यूशन में तो क्या बनेगा, वाटर क्या बनेगा, मतलब लिक्विड किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में। चलिए अब हम इसका 2 टाइप का इक्वेशन होता है, एक होता है बैलेंस्ड, एक होता है अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब 2 बात समझिए, मतलब कि दोनों तरफ जो एलिमेंट का कंपाउंड यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है तो दोनों तरफ जो उसका एटम का जो है ना, एटम का रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड इक्वल नंबर हो गया, उसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और यही बात है मास भी क्या हो, सेम हो। ठीक है, 2 बात, या इसका पहले नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ क्या हो, सेम हो, और मास भी क्या हो, सेम हो। डिफरेंट एलिमेंट का सबका क्या हो, उसके अपोजिट में उसका मास और नंबर ऑफ एटम सेम हो। जैसे इसका एग्जांपल देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए Zn 1 है, इधर भी 1 है, चलिए बैलेंस। दूसरा देखिए H2 यहाँ 2 ठो है, यहाँ भी 2 ठो है, ये भी बैलेंस है। SO4 H सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, O4 है, मतलब O4, मतलब ये इक्वेशन देखिए बैलेंस है। आपको लग रहा है जितना इधर एटम है उतना ही उधर भी एटम, तो ऐसे मतलब इक्वेशन को हम बैलेंस्ड इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे एटम का भी नंबर क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम हो। ठीक है, और मास भी सेम हो। 2 आप पॉइंट लिख सकते हैं, मास भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ एटम भी। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे ये हो गया। ठीक, ये सब बताएंगे आगे, ये सब क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या है आगे वहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये तो बैलेंस समझ लिए,
अनबैलेंस क्या होगा, जहाँ पे बस इक्वल नंबर था, डिफिनीशन दोनों का सेम लिखे, मतलब कि जहाँ पे आप इक्वल बोल रहे हैं वहाँ पे आपको अनइक्वल लगा देना है। मतलब कोई भी इक्वेशन में क्या हो, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, या अनइक्वल मास होगा, उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे में देखिए यहाँ पे आपका एग्जांपल मैंने लिखा था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करा तो H2O क्या बना रहा है, ये शायद गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए H2 जब O2 से रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, H2 जब O2 से रिएक्ट कर रहा है तो यहाँ पे वो क्या बना रहा है, वाटर, क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। देखिए कैसे बना रहा है, यहाँ पे देखिए H2 यहाँ पे क्या है, तो H2 का तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 है, कितना है, ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन का तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन का 1 है, तो एक ऑक्सीजन गैप हो गया। यहाँ से एक ऑक्सीजन तो गैप नहीं हो सकता, लेकिन दोनों तरफ तो बोलेंगे इक्वल होना चाहिए, यहाँ देखिए अनइक्वल है, तो इसी को हम बोलते हैं, इस हिसाब से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट या एटम अनइक्वल है तो मतलब क्या, उसका मास भी क्या होगा, डिफरेंट, क्या हो जाएगा, अनइक्वल, क्या हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आप समझिए, एकदम क्लियर कंसेप्ट है, सिंपल समझिए। तो अब ये अनबैलेंस्ड हो गया, तो एक एटम कहाँ गया, एक एटम। अब इसके पीछे का रीजन समझते हैं, हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, उसका रीजन समझिए क्या होता है। इसका एक एटम, ऑक्सीजन का भी हम पढ़े हैं ये बात, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है, हम लॉ ऑफ अगर कंजर्वेशन ऑफ मास का बात करें तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ये कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं तो होगा। तो क्या होता है देखिए, तो जब हम अकॉर्डिंग टू जाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वहाँ पे तो हमको यहाँ एक ऑक्सीजन डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन गया कहाँ, तो हम इसमें क्या करेंगे, इस वजह से बताया जाता है कि इसमें कहा जाता है कि ये मतलब एक टाइप का डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ इक्वल नंबर को, मतलब नहीं है ये बैलेंस नहीं है, तो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इक्वल नंबर क्या करते हैं, दोनों तरफ जैसे पॉसिबल। यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे देखिए पता है, देखिए ये अनबैलेंस है, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस क्या करेंगे, जहाँ पे ये एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता, एटम मतलब जो ऑक्सीजन एटम है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, वो इसी में है, तो उसको हम क्या करेंगे, बैलेंस, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे हम उस जो प्रक्रिया, जो मेथड है, जो इक्वेशन को बैलेंस बनाता है, उसको हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यही आपका था, देखिए यहाँ पे हम अगर H2O में जैसे बैलेंस भी कैसे करें, बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखिए अगर इसके हम फार्मूला को चेंज करें, सोचिए इसके फार्मूला को चेंज करें, तो हम जानते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहता है कि अगर हम उसके फार्मूला को चेंज करते हैं तो फिर क्या होगा, एटम भी चेंज, क्या होगा, एज अ रिजल्टेड एटम भी चेंज हो जाएगा। तो फिर हम ऐसे तो नहीं कर सकते फार्मूला से, तो फिर ये भी बात होगा कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने कहा था कि सेम जो अलग अलग एटम सेम कंपाउंड नहीं बना सकता, तो यहाँ पे तो ये गलती हो जाएगा, लॉ तो काम ही नहीं करेगा। तो हमको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना होगा, इसको फिगर बोलते हैं, कोई स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर नंबर से, जैसे में 2, 3, 4, 5 दूसरी से मल्टीप्लाई करके हम बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे हमको अब इसको बैलेंस करना है, तो हम क्या कि हमने सोचा कि पहले देखा यहाँ, पहले इसका हम बात करेंगे, तो पहले इसको हम रब कर दे, ठीक है। चलिए अब बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे H2 2 है, यहाँ पे H2 2 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमने देखा ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हमने सोचा यहाँ पे इसको हम क्या कर दे, 2 क्या कर देते हैं। अब देखा ऑक्सीजन 2 हो गया, फिर पता क्या चला कि 4, ये तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तब ये अनबैलेंस्ड हो गया। तो फिर हम सोचे तो हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर मैंने हाइड्रोजन के आगे एक पॉसिबल फिगर सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, उससे हमने मल्टीप्लाई, इसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर कहते हैं, उससे हमने मल्टीप्लाई किया, पता चला कि इधर भी 4, इधर भी, इधर 4, इधर 4, इधर 2, इधर 2, ये हो गया बैलेंस्ड। क्या हो गया, ये हो गया आपका बैलेंस। तो ये आपका था केमिकल इक्वेशन के बारे में छोटा। इस अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा, नोट्स आप लोग डाउनलोड आखिर में बताएंगे, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन आपको बता दिया जाएगा, कैसे कैसे आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है, प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए ये बात हो गई आपका केमिकल इक्वेशन, यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि इक्वेशन हमको तो मिला, इक्वेशन को थोड़ा हमको इन्फॉर्मेटिव, मतलब इक्वेशन तो ऐसे ही पढ़ा रहेगा, तो इसको थोड़ा, जैसे यही इक्वेशन था, इसको आप रब कर दे, अब पता चला कौन गैस है कौन लिक्विड, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको सुंदर, मतलब एक टाइप को, मतलब इसको थोड़ा अच्छा से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेटिव क्या बनाते हैं, तो इन्फॉर्मेटिव, टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला है टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट, टू इंडिकेट द, हम उसके फिजिकल स्टेट को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे कोई सॉलिड है तो उसको हम कैसा सिंबल देंगे, एस। कोई लिक्विड है तो उसको हम किसे देंगे, एल, ठीक है।
कोई आपका समझिए गैस है, गैसियस स्टेट है, ठीक है, तो उसको हम जी क्या देंगे। कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो उसको हम ए क्यू क्या बोलेंगे, ए क्यू। तो ये उसके फिजिकल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करें। लेकिन बताएं इसमें डाउट कब होगा आपको, एक ही डाउट, एक एक्सेप्शन आता है कि आपका जो वाटर है वो कब लिक्विड होगा कब गैस होगा। तो अगर गैस गैस रिएक्ट करेगा, मतलब कोई वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें गैस गैस रिएक्ट करेगा, तो जो वाटर होगा स्टीम किस फॉर्म में होगा, स्टीम फॉर्म में होगा, तो उसको हम गैस बोलेंगे, ठीक है। और लिक्विड कब होगा, जब एक्वा सॉल्यूशन में, वो एक्वा सॉल्यूशन में रिएक्शन से जब वाटर का फॉर्मेशन होगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। बेसिक बात है, इसको आप समझिए, समझ में आया। दूसरा देखिए, तो ये आपका फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करके, जैसे यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे बताया गया, जैसे Zn क्या है, सॉलिड में है तो हम S बता दिए, H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन तो AQ बता दिए, ZnSO4 AQ है तो AQ, मतलब एक्वा सॉल्यूशन में तो AQ बता दिए। और ये देखिए H2 गैस है, क्या है, तो हम इसको G से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। फिजिकल स्टेट हमने बता दिया। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, टू इंडिकेट द हीट चेंज इन इक्वेशन, चेंज इन इक्वेशन मतलब जो रिएक्शन है या इक्वेशन उसमें हीट का चेंजिंग कैसा, हीट का चेंजिंग कैसा है। तो देखिए हीट दो प्रकार से चेंज होता है, ठीक है। एक तो कभी काल क्या होता है, हीट मतलब हीट मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में हीट मतलब रिलीज होता है, क्या होता है, इवॉल्व कहिए चाहे आप रिलीज कहिए। तो वहाँ पे हम देखिए दो बात, एक्सोथर्मिक, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, या इवॉल्व होगा उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आरसीएम, कंफ्यूज मत होइएगा, ये आरसीएम नहीं है, ये आर मतलब होगा रेस्पायरेशन, सी मतलब होगा कंबसन, और एम मतलब जो आपका वैसे हम एक वर्ड बनाने के लिए, मतलब प्रोडक्ट बनाने के लिए एक अच्छा सा वर्ड चुना था, जिस वजह से यहाँ पे एम लिखा है। एम आपका जो फर्स्ट रिएक्शन था मैग्नीशियम का, उसका यहाँ पे रिएक्शन है, ठीक है। तो आर से आपका रेस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो रेस्पायरेशन प्रोसेस होता है उसमें एनर्जी बहुत रिलीज होता है, ठीक है, लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो यहाँ से क्या होगा, एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। कंबसन, कोई भी कंबसन प्रोसेस देखिए वहाँ पे हीट एनर्जी हमको मिला, हीट एनर्जी, जैसे आप कोई चीज़ को बर्न कर रहे हो तो वहाँ से आपको हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी मिलेगा। और एक आपका एम से मैग्नीशियम का सिंपल है, मैग्नीशियम को रिएक्ट करते हैं जब हम लोग ऑक्सीजन को बर्न करते हैं तो वहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक क्या होता है, हीट इन्वॉल्व होता है, क्या होता है, हीट मतलब उसको दीजिएगा तभी वो, मतलब हीट का नीड है, क्या है, हीट का वहाँ पे नीड होता है, उस टाइप को हम इंडोथर्मिक, मतलब हीट का वहाँ इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे हम लिखे HELD, HELD, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए देखिए, H का मतलब है हीट, E का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, L का मतलब हेल्ड है, क्या हेल्ड, L का मतलब है लाइट, और D का मतलब डिकम्पोजिशन। तो जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या होता है, इंडोथर्मिक। जितना भी आपका C से कंपोजिशन या कंबसन, जितना भी कंपोजिशन रिएक्शन है वो होता है एक्सोथर्मिक। और देखिए दूसरा क्या है, H, और जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में हो सकता है, या तो हीट या तो आपका इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, या तो लाइट के एनर्जी के प्रेजेंस में ये ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, हीट चेंज इन इक्वेशन, ठीक है। इस प्रकार आप बता सकते हैं। जैसे आपका एक और है, देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन, ये आप जानते हो नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो NO बनाते हैं, मतलब NO। इस समय इसको NO बनने में इसको 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस पे हम जब इसको हीट करेंगे तब जाके NO का फॉर्मेशन करेगा। सोचिए यहाँ पे हीट कितना लग रहा है, लॉट्स ऑफ हीट वी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। और जब रेस्पायरेशन वहाँ पे एनर्जी बहुत निकलता है, ठीक है। अप्रॉक्स वहाँ पे आपको हीट एनर्जी 486 कैलोरी निकलता है, ठीक है, कैलोरी जूल निकलता है, वो एनर्जी का SI यूनिट है, ठीक है। देखिए ये आपका जो रेस्पायरेशन प्रोसेस की बात की है। उसके बाद टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, हम उसका कंडीशन बताएंगे कि जो रिएक्शन है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसके लिए भी हम कुछ यूज़ कर, जैसे यहाँ पे एक दो एग्जांपल समझिए। ये आपका पोटेशियम क्लोरेट, क्या है, पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, उसको अगर हम डिकम्पोज करें, डिकम्पोज बताएं, डिकम्पोज किसी प्रोसेस में हो सकता है, या हीट या इलेक्ट्रिसिटी या लाइट। तो यहाँ पे किसका है, ये डेल्टा, एक मिनट की, हम डेल्टा का फॉर्मेशन हीट के लिए करते हैं। यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे हीट लगा, हीट रिक्वायर्ड हुआ है। और कैसे बताते हैं, तो जस्ट एरो के एबव, एरो के एबव में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डेल्टा का, ठीक है। और जो हमारा उसमें कुछ ऐसे भी रिएक्शन से कैटलिस्ट का भी जरूरत है, कैटलिस्ट कुछ है नहीं, लेकिन वो इक्वेशन जो आपका रिएक्शन वो फास्ट क्या बनाता है, वो जिस प्रकार जितने मात्रा में आप रखें उतना ही मात्रा में रहेगा, लेकिन वो इक्वेशन रिएक्शन को फास्ट क्या कर देगा। तो इस रिएक्शन में एक कैटलिस्ट का जरूरी पड़ता है, इसको मैंगनीज ऑक्साइड क्या होता है, मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए हम कैटालिस्ट को एबव भी दिखा सकते हैं, जब डेल्टा ना हो तो एबव और ये दोनों तरफ दिखा सकते, बिलो एबव दोनों, लेकिन डेल्टा को हमेशा एबव दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा एबव मतलब इसको हम हीट किए हैं, मैंगनीज है मतलब इसमें ये पुट किया गया था, पुट कर गया, तब जाके किस में कन्वर्ट हुआ, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन ये हमको फॉर्म हुआ था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंडीशन बताया गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, वो भी देखिए इसमें तो यहाँ पे 300 ATP, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो जब 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दिया जाएगा, प्लस 300 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा, प्लस 2 इन दोनों के मिक्सिंग का जो बनेगा आपका कैटलिस्ट, इन दोनों के जो ऐड करने पर, मिक्सिंग करने पर जो कैटलिस्ट बनेगा, उसको जब रखा जाए, मतलब इसके इक्वेशन में, मतलब जहाँ पे आप रिएक्शन कर रहे हैं, तब जाके ये किसका फॉर्मेशन करता है, ये देखिए CH3 मिथ का है, ठीक है। और OH देखिए कार्बन कंपाउंड पर OH किसका होता है, अल्कोहल, तो मतलब मिथेनॉल क्या बनेगा, मिथेनॉल, और ये एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बेसिक बात। और एक छोटा सा और बात है, रुक जाइए बताते हैं, जो आप लोगों को शायद पता ना हो, देखिए कंफ्यूजन के लिए आप ना आइएगा कभी। देखिए हमारा Fe होता है ना, इसका कभी कल ये वैलेंसी 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है, कभी Fe का वैलेंसी 3 होता है, ठीक है, 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बात है, कभी आप देखिएगा FeO लिखा रहेगा, FeO आयरन, कभी कल मतलब ये इसको हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, तो आयरन ऑक्साइड कभी FeO बनाएगा, फिर वही आयरन ऑक्साइड की जब यहाँ पे वैलेंसी 3 होता है तो वो बनाता है Fe3O4, क्या बनाता है, Fe3, एक मिनट, Fe2O3 क्या बनाता है, Fe2, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं, इसको फेरस, इसको फेरिक, क्या बोलते हैं, फेरिक और फेरस ऑक्साइड। एक और बात है, एक आपका और भी होता है आयरन का, जो आपको पता शायद हो किन्हीं को, देखिए कमेंट कीजिएगा, पता होगा तो बताइए कमेंट में। ये इसको बोलते हैं मैग्नेट आयरन ऑक्साइड। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा आपको पता है कि नहीं का, देखिए कैसे होता है, हम जब इन दोनों का रिएक्शन करवाते हैं तब जाके इसका फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेट आयरन ऑक्साइड। इसलिए बोला गया है कि जो फर्स्ट टाइम जो ओरेस्टे साहब थे, यही मैग्नेट के, यही मतलब आयरन पार्टिकल्स द्वारा उन्होंने मैग्नेट का खोज किया था, ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं इसको मैग्नेट आयरन ऑक्साइड। अब ये बात आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए आपको नोट्स टेलीग्राम पर, मतलब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया होगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाइए, वहाँ पे मतलब ग्रुप में ऐड हो जाइए, चैनल से जाके आप डायरेक्ट मतलब PDF आपको फुल डिटेल में मिलेगा, ठीक है। और जिन बच्चों को दिक्कत है, नंबर है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और जो साइड में नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आप जाके कॉल कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर, टेलीग्राम पर अगर अवेलेबल नहीं है तो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आप लोग ऐड होकर वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बहुत डिटेल वीडियो है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ रिएक्शन का बात करेंगे, ये पार्ट फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है। और दूसरा देखिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, आप सोचते कोई बताए ना पढ़ाई हमको पढ़ाई क्यों पढ़े, पढ़ाई, अब कोई कहेगा सचिन तो बिना पढ़े लिखे बहुत बड़ा आदमी बन गया, सभी कहते हैं बिना सचिन तो कहाँ पढ़ा, संदीप महेश्वरी कहाँ पढ़ा, सब यही कहता है। लेकिन आपको ये बात पता नहीं है कि जितना वो एक दिन में बुक पढ़ जाता है उतना आप 7 दिन में भी नहीं पढ़ते होंगे, ठीक है। तो पढ़ाई ऐसा नहीं, पढ़ाई हम लोग किसी चीज़ के लिए करें, पढ़ाई जिंदगी का रिस्पेक्ट है, वो आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट देगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ऐसे ही डिटेल में पूरा होल। देखिए आपका रिवीजन क्लास एक टाइप का, सोचिए आप सब तो पढ़ ही चुके हैं, आपको एक बार रिवीजन क्लास मिला, बेहतरीन क्लास मिला यहाँ पे, ठीक है, पूरा फुल रिवीजन होगा, ठीक है, आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, तो उसमें फुल डिटेल है। बस अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।